दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। Good morning, student. Today, now we are start about cardiovascular abnormality. Today, discuss on hypertension. आज हम जो कार्डियोवास्कुलर अबनॉर्मलिटी है उनको स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर जो हाइपरटेंशन है उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एक कंडीशन होती है हाइपरटेंशन, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हाइपरटेंशन का सिंपली मतलब होगा कि जब हाइपर का मतलब होता है हाई और टेंशन का मतलब यहाँ पर ब्लड प्रेशर से है, यहाँ पर प्रेशर से मतलब जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो रहेगी हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज ए hypertension or high blood pressure is a condition in which the blood pressure in artery is chronically elevated का मतलब है कि जब जो ब्लड वेसल्स है, जो भी हमारी आर्टरीज है, इनके अंदर जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज रहेगा और वो क्रोनिकली रहेगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। या सिंपल वर्ड में कहें कि जो हाइपरटेंशन है इसका मतलब होगा कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अगर मोर देन 140 mmHg रहे, मान लो हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 90 mmHg। मतलब जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से अबो रहने रेगुलर 140 से अबो रहे, या जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से अबो रहे तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स की, टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन है वो दो टाइप का है। जो फर्स्ट है वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन टाइप्स का है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हम पहले बात करें प्राइमरी हाइपरटेंशन की कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि ये ऐसा ब्लड प्रेशर, मतलब ऐसी हाइपरटेंशन जब जो कि बिना किसी एग्जैक्ट कोज के अक्कर हो जाता है। मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब होगा कि ऐसा ब्लड प्रेशर एलिवेटेड जिसका एग्जैक्ट कोज नहीं होता है, जो कि जनरली अक्कर हो जाता है, जिसका कोई स्पेसिफिक कोज नहीं होता। जो लगभग जो 90% जो पीपल होते हैं, जो लगभग 90% हाइपरटेंशन के केस होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन की होते हैं। और जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें कोई मेजर कोज नहीं होता, सिंपली जो कोज होते हैं या हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कोज नहीं होता जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्रिएट करता है। लेकिन कुछ जनरल कोज है, कुछ सामान्य कोज है जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन को कोज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर कि कौन कौन से फैक्टर है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन को कोज कर सकते हैं, तो वो होगा फैक्टर ऑफ लाइक एज हो गया। फैक्टर ऑफ एज मतलब जो हमारी एज है अगर वो मोर देन 50 ईयर होती है तो जो एज है वो हाइपरटेंशन को क्रिएट कर सकती है। हमारी जो डाइट है, अगर हम हाई सोडियम डाइट ले रहे हैं तो हमारी जो डाइट है वो भी हाइपरटेंशन को कोज कर सकती है। नेक्स्ट बात करें कि जो स्ट्रेस है, टेंशन है, जिसे बात करें एज कर सकती है। हमारी जो डाइट है, सोडियम अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो क्रिएट कर सकता है। टेंशन, अगर हम टेंशन ज्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस की कंडीशन है, अगर पेशेंट को स्ट्रेस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर पेशेंट अल्कोहल यूज कर रहा है, पेशेंट अगर स्मोकिंग को यूज कर रहा है तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है वो हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में हाइपरटेंशन रहता है तो उसकी वजह से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो पेशेंट को हो सकता है। तो और अगर नेक्स्ट है कि स्टिमुलेंट ड्रग्स यूज कर रहा है पेशेंट तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा। तो अगर एज की वजह से, डाइट की वजह से, स्ट्रेस की, टेंशन की वजह से, फैमिली की वजह से, अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से या फैमिली हिस्ट्री की वजह से पेशेंट को अगर
ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसमें क्या होगा कि जो हाइपरटेंशन जो क्रिएट हो रहा है पेशेंट के अंदर, जो हाइपरटेंशन हो रहा है उसके पीछे स्पेसिफिक कोज होगा। मतलब जब हाइपरटेंशन है वो किसी अंडरलाइन कोज की वजह से क्रिएट होता है तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे रीनल डिजीज, पेशेंट को रीनल डिजीज है, रीनल डिजीज है मतलब सोडियम का रिजॉर्प्शन नहीं हो रहा, वाटर का रिजॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी नैरो हो गई है, नैरोविंग ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी की नैरोविंग होने से भी ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स यूज कर रही है तो उसकी वजह से भी फीमेल के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज रह सकता है। इसके अलावा अगर पिट्यूटरी और जो एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी और एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड्स, इन दोनों ग्लैंड्स की अगर नॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो हो सकती है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, मतलब थायराइड का लेवल पेशेंट के अंदर ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन है वो अक्कर हो सकता है। तो यहाँ टाइप के अंदर हमने लगभग कॉमन कोज भी पढ़ लिए कि क्या क्या कॉमन कोज होते हैं हाइपरटेंशन के। नेक्स्ट टाइप के बाद अगर हम बात करें इसके जो कोज होते हैं, कौन कौन से कोज होंगे जो कि पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन को क्रिएट करेंगे। तो जो हमने प्राइमरी हाइपरटेंशन कोज, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कोज, जो हमने प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर कोज पढ़े हैं वो दोनों कोज मिलकर पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कोज होते हैं जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अलावा अगर हम कोजेस की बात करें तो वो हो सकता है ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर अगर पेशेंट को है तो ब्रेन कैंसर की वजह से भी पेशेंट के अंदर ब्रेन कैंसर, अगर पेशेंट को ब्रेन के अंदर कैंसर है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बैरोरेसेप्टर है, वहां से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। एंसेफेलोपैथी, इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, अगर एंसेफेलोपैथी की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हो सकता है अगर पेशेंट को बर्न हो गया है, पेशेंट अगर बर्निंग हो गई है तो वेसल्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आईसीपी, इंक्रीज, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है पेशेंट की बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है पेशेंट का वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन है इंक्रीज आईवी इन्फ्यूजन, अगर पेशेंट को हम आईवी इन्फ्यूजन ज्यादा दे रहे हैं और बॉडी से जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल रहा है, फ्लूइड बॉडी में टेंशन रहता है तो उसकी वजह से ब्लड है प्रेशर वो इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाई सोडियम इन डाइट, अगर सोडियम हम डाइट के अंदर ज्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा हम बात करें साइकोलॉजिकल हाइपरटेंशन, साइकोलॉजी चेंज होने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे पेशेंट को ज्यादा एक्साइटमेंट हो, ज्यादा स्ट्रेस टेंशन हो, उस कंडीशन में भी साइकोलॉजिकल चेंज होने की वजह से भी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके अलावा अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है या रेगुलर स्मोकिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हाइपरटेंशन क्रिएट होगा। प्रेगनेंसी की कंडीशन में हाइपरटेंशन है वो दो अबनॉर्मल कंडीशन होगी जो कि दो कंडीशन की वजह से होगी। एक होता है प्रीक्लैम्सिया,
और एक होता है एक्लेम्सिया। अगर लेडी प्रेग्नेंट है, उसके अंदर हाइपरटेंशन हो रही है, तो दो तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। एक होता है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले अगर फीमेल्स का हाइपर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और दूसरा है एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया मतलब है ड्यूरिंग, जब फीमेल्स जब पेशेंट को डिलीवरी हो रही है, लेबर स्टार्ट हो गई है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्लेम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो ये मेन इसके कोज होंगे हाइपरटेंशन की, जो कि पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कोज के बाद में रिस्क फैक्टर। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर को हम दो चीजों में पढ़ते हैं। एक होता है मॉडिफाइएबल और दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइएबल। मॉडिफाइएबल का मतलब होता है जिस कंडीशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसको छोड़ सकते हैं। दूसरा नॉन मॉडिफाइएबल मतलब ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है लेकिन उन फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, उन फैक्टर को हम छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट अगर हम मॉडिफाई के अंदर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ओबेसिटी। अगर पेशेंट को ओबेसिटी है उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है तो हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल पेशेंट को चेंज करवा के उसकी स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट को अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इन दोनों की वजह से अगर पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब ये सब क्या रिस्क फैक्टर है, कोजेस ये एक तरह की जो कि रिस्क क्रिएट करते हैं हाइपरटेंशन के। नेक्स्ट में अगर हम बात करें लाइफस्टाइल, डेंट्री लाइफस्टाइल। अगर पेशेंट को रेगुलर सिटिंग वर्क कर रहा है या वो लेजी टाइप का पर्सन है तो हम उस जो सिटिंग लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके हम हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। मतलब ये कोज है जो कि रिस्क फैक्टर है लेकिन इनको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा है नॉन मॉडिफाइएबल। नॉन मॉडिफाइएबल का मतलब इनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया। जो एज होती है मोर देन 50 ईयर के बाद लगभग ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज रहना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सेक्स के अंदर जो फीमेल होती है उनके अंदर मोस्टली जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेन से अबनॉर्मल रहता है, क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से मेल और फीमेल का जो ब्लड प्रेशर है वो डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडिफायर के अंदर रेस, या हम बात करें कि जैसे मान लो किसी स्पेसिफिक जो ग्रुप है या जो स्पेसिफिक रेशियल पर्सन है, मतलब स्पेसिफिक कास्ट या जाति का पर्सन है, उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज रहता है तो वो रेस को चेंज नहीं कर सकता, एज को चेंज नहीं कर सकता और सेक्स को चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा हेरिडिटी, अगर पेशेंट को हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब जन्मजात है, हेरिडिटी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम उस चीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये रिस्क फैक्टर थे मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, कि कौन कौन सी पैथोफिजियोलॉजी है वो, मतलब किस तरह से पर्सन के अंदर जो हाइपरटेंशन है वो अकर होता है। तो जो हाइपरटेंशन है वो चार थिंग्स होती है जो कि हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 4 things are responsible for hypertension। 4 चीजें होती है जो हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें से अगर हम फर्स्ट वन बात करें तो वो होता है रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, मतलब हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको रेगुलेट करने से भी हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। फ्लूइड है वो ज्यादा रिटेन रहता है बॉडी में तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन है वस्कुलर ऑटो रेगुलेशन,
वस्कुलर ऑटो रेगुलेशन का मतलब है कि जो हमारी वेसल्स है वो ऑटो रेगुलेट होती है, जिससे वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होना और वेसल्स का डायलेटेशन होना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। इसके अलावा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे बेरोरिसेप्टर जो होते हैं, जो बेरोरिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब ये सब हमारी बॉडी में कैसे काम करेंगे, कैसे पैथोफिजियोलॉजी है वो बनेगा, तो फिजियोलॉजी की जो हाइपरटेंशन है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी। जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है उसमें सबसे पहले क्या होगा, जो हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी जो एटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े उनकी वजह से, और जो रिस्क फैक्टर हमने पढ़े मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल जो रिस्क फैक्टर पढ़े उनकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इंक्रीज कैसे होगा कि हमारी जो लीवर है वहां से रेगुलर जो एंजियोटेंसिव नोजेंस है उसका सिक्रेशन होता रहता है। जो एंजियोटेंसिव नोजन है वो क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारी लीवर से रेगुलर सीक्रेट होता रहता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हमारी किडनी है वो रेनिन का सिक्रेशन करती है। और जो रेनिन होता है, किडनी सीक्रेट रेनिन, जब किडनी रेनिन को सीक्रेट करती है तो उस कंडीशन में जो एंजियोटेंसिव नोजन जो प्रोटीन है वो एंजियोटेंसिव की वजह से रेनिन की वजह से क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिव फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जो लीवर के थ्रू एंजियोटेंसिव नोजन जो प्रोटीन सीक्रेट हो रहा था वो रेनिन की वजह से, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से रेनिन सीक्रेट हुआ। उस रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिव नोजन है वो एंजियोटेंसिव फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब एंजियोटेंसिव फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद जो एंजियोटेंसिव फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिव कन्वर्ट एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिव सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो एंजियोटेंसिव कन्वर्ट एंजाइम है ये क्या होता है, जो हमारा लीवर सेल्स होती है उनके थ्रू बॉडी में सीक्रेट होता है। तो उन एंजियोटेंसिव कन्वर्ट के एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिव फर्स्ट है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो एंजियोटेंसिव सेकंड होता है वो थर्ड में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने की जो वजह है वो होती है एंजियोटेंसिनेज। जो एंजियोटेंसिनेज एंजाइम होता है वो एंजियोटेंसिव सेकंड को एंजियोटेंसिव थर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब जो एंजियोटेंसिव जो थर्ड होता है वो क्या करता है, वेसल्स का कंस्ट्रिक्शंस करता है, सोडियम का रिब्जॉर्प्शन करता है और ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जिससे एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। और जो एल्डोस्टेरोन होता है वो क्या करता है, फ्लूइड का रिअब्जॉर्प्शन करता है। जब वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होगा सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा और फ्लूइड का रिअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। तो ये पैथोफिजियोलॉजी थी पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन क्रिएट होने की। पैथोफिजियोलॉजी के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके साइन सिम्टम कि पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम है वो क्रिएट होंगे। तो साइन सिम्टम के अंदर अगर हम बात करें तो पेशेंट को हेडेक हो सकता है, उसके अलावा फटीग हो सकती है, पेशेंट को वीकनेस आएगी, पेशेंट को डिजीनेस हो सकता है, जो उसका जो विजन है वो भी अबनॉर्मल हो सकता है, ब्लाइंड विजन हो सकता है, पेशेंट्स को नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, पैल्पिटेशन पेशेंट्स को होएगा, वीकनेस पेशेंट को होएगी, पेशेंट्स को नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, पेशेंट्स को चेस्ट पेन रहेगा, किडनी फेलियर हो जाएगी, हार्ट अटैक हो सकता है और जो पेशेंट की ब्रीथिंग है वो शॉर्ट हो सकती है। तो जो ये सब जो मैंने बताए वो सारे साइन सिम्टम है वो पेशेंट के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट में अगर डायग्नोसिस की बात करें तो जैसे हमने पीछे नर्सिंग असेसमेंट के अंदर पीछे की क्लास में पढ़ा था कि हम डायग्नोसिस के अंदर क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में क्या क्या हमने पुटअप करना है वो मैंने पीछे की क्लास में बता रखा है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद हम लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करवाते हैं। जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर हम चेस्ट का एक्सरे ऑफ चेस्ट,
चेस्ट का हम एक्सरे करवाते हैं, सीबीसी हम करवाते हैं, ईसीजी और इको हम पेशेंट की करवाते हैं, जिससे हमें जो पेशेंट की कंडीशन, दोनों कंडीशन है उसका पता लगता है। इसके अलावा जो रेगुलर ब्लड प्रेशर है वो हम असेस करते हैं, जो ब्लड प्रेशर है उसको हम रेगुलर चेकअप करते रहते हैं, जिससे कि हम पेशेंट्स की जो नॉर्मल कंडीशन है उसको पहचान सकते हैं। तो ये हम डायग्नोसिस करवाकर पेशेंट्स को जो डिजीज है उसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम फर्स्ट बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम पेशेंट्स को जो सबसे पहले हम देंगे वो डाययूरेटिक्स। पेशेंट को डाययूरेटिक्स देंगे, पेशेंट को बीटा ब्लॉकर, जो डाययूरेटिक्स है वो क्या करेगा, जो फ्लूइड का बॉडी में जो रिजॉर्प्शन हो रहा था उसको एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब बॉडी से फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालेगा। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हार्ट के ऊपर जो ओवरलोड हो रहा है उसको कम करने का काम करेंगे। एक होता है अल्फा, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर क्या करते हैं, जो हार्ट को इंपल्स पास हो रही है उनको रिड्यूस कर देते हैं, उनको डिक्रीज कर देते हैं, जिससे हार्ट अब रिलैक्स हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट वन होता है वेसोडायलेटर। वेसोडायलेटर जो ड्रग्स होती है वो हम पेशेंट्स को देंगे, जो कि क्या कर देगी, वेसल्स का डायलेटेशन कर देगी, जिससे जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हम देते हैं पेशेंट को एंजियोटेंसिव कन्वर्ट एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिव कन्वर्ट एंजाइम इनहिबिटर पेशेंट्स को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे जो हमने पीछे पढ़ा कि जो एंजियोटेंसिव है फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका रेगुलेशन बना रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम देते हैं, कैल्शियम जो होता है वो इसी जगह एक्सचेंज कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा रेनिन इनहिबिटर पेशेंट को रेनिन इनहिबिटर देते हैं, जिससे क्या है, रेनिन का जो सिक्रेशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब रेनिन है वो सिक्रेट नहीं होगा, तो जो एंजियोटेंसिव एंजाइम है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आगे का जो स्टेप है वो नहीं चलेगा, तो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल बना रहेगा। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये मैनेजमेंट हम करके पेशेंट्स को मेडिकली हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल मैनेजमेंट या अदर मैनेजमेंट की बात करें, जनरल मैनेजमेंट, तो जनरल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या है कि जो मॉडिफाइएबल फैक्टर है उनको हम यूज करेंगे। जैसे मान लो कि पेशेंट का वेट है वो रिड्यूस करेंगे, पेशेंट का वेट रिड्यूस कर देंगे, अल्कोहल एंड स्मोकिंग इनहिबिट या अवॉइड करेंगे। अल्कोहल और स्मोकिंग हम पेशेंट्स को नहीं लेने देंगे। जो फैट है, फैट डाइट है उसको डिक्रीज करेंगे, डाइट में जो सोडियम है उसको हम डिक्रीज करेंगे। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन हम करवाएंगे, रेस्ट देंगे, योगा थेरेपी हम देंगे, म्यूजिक थेरेपी हम पेशेंट्स को देंगे, ताकि पेशेंट है वो रिलैक्स रह सके, टेंशन स्ट्रेस की कंडीशन उसके अंदर क्रिएट ना हो, तो और पेशेंट के अंदर जो हाइपरटेंशन है वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम डायग्नोसिस बनाएंगे। डायग्नोसिस हम क्या क्या बनाएंगे, जैसे सबसे पहले हम जो डायग्नोसिस बनाएंगे, जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसके अंदर हम सबसे पहले है पेशेंट को वीकनेस हो रही है, लेथार्जी हो रही है, फटीग हो रही है, तो फर्स्ट हम जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो क्या बनेगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। पेशेंट के अंदर जो एक्टिविटीज है वो इंटॉलरेंट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि पेशेंट के अंदर फटीग हो रहा है, ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट को वीकनेस हो रही है, तो एक्टिविटी है वो इंटॉलरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि चेस्ट पेन। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस बनाएंगे वो चेस्ट पेन पे बनाएंगे। पेशेंट्स को क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज होने की वजह से जो ऑटो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी,
वाटर सप्लाई जब प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो इस चीज में एक कंडीशन क्रिएट होगी और पेशेंट को पेन होगा। तो हम कह सकते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू एक्यूट चेस्ट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग डायग्नोसिस है वो हम बना सकते हैं इनफेक्टिव कोपिंग, इनफेक्टिंग कोऑपरेट विद सिचुएशन, मतलब कि जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उसके साथ जो पेशेंट है वो कॉपी नहीं कर पाएगा, क्राइसिस उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम इनफेक्टिव कोपिंग या इनफेक्टिव कोऑपरेट रिलेटेड टू क्राइसिस कंडीशन, मतलब क्राइसिस कंडीशन में पेशेंट है वो अपने को कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल इंबैलेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस बना सकते हैं कि नॉलेज डेफिशिएंसी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। तो ये सब हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाकर हम उनकी गोल बनाएंगे और उनका इंटरवेंशन करके हम पेशेंट्स को नर्सिंग मैनेजमेंट है या नर्सिंग जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा आज हाइपरटेंशन के बारे में। थैंक यू।